ये है प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न ये कह रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में इसमें विचार करना है और इसमें से बताना है कि कौन सा जो है कथन इसमें सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि संविधान राज्य मंत्रिपरिषद के आकार और मंत्रियों के पद को निर्दिष्ट करता है। तो संविधान जो है राज्य मंत्रिपरिषद के आकार और मंत्रियों के पद को निर्दिष्ट नहीं करता है और इस प्रकार जो है पहला कथन गलत है। ये जो है मुख्यमंत्री द्वारा यानी कि चीफ मिनिस्टर द्वारा समय की अनिवार्यता और परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकता अनुसार जो है निर्धारित किया जाता है और इस प्रकार जो है पहला विकल्प जो है इसमें पहला कथन जो है गलत है और पहला कथन गलत है तो ऑप्शन ए गलत हो जाएंगे और ऑप्शन सी जो है इसमें गलत हो जाएंगे। दूसरी बात ये कह रहा है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। तो ये बात जो है सही है कि मंत्री यदि राज्यपाल को कोई सलाह देते हैं तो इस स्थिति में उसकी जो दी गई सलाह है वो किसी भी जो है न्यायालयों द्वारा जांच नहीं की जाएगी। और दूसरा कथन जो है सही है तो यहाँ पर विकल्प डी गलत हो जाएगा और बी जो है इसका सही आंसर है, यानी कि केवल जो है दो कथन जो है इसमें सही है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल उन बातों को छोड़कर जिनको जो है उन्हें विवेक के अनुसार करने के लिए कहा गया है, तो विवेक उस बात को छोड़कर जितने भी कार्य करेंगे राज्यपाल उसके लिए उस कार्य को करने के लिए उन्हें जो है मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की ज़रूरत होगी और इसका प्रधान जो है मुख्यमंत्री होगा। और ये जो मंत्री जो है राज्यपाल को जो सलाह देंगे उसकी जो है किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। इसके बाद आप एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि राज्य मंत्रिपरिषद जो होता है तो यदि राज्य के मंत्रिपरिषद के आकार की बात करें तो प्रधानमंत्री सहित कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए केंद्र में। और राज्य विधानसभा में बात करेंगे, विधान परिषद में बात करेंगे तो ये जो है 12 से जो है कम नहीं होगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। और ये जो दोनों प्रावधान हैं ये 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जो है इसे लाया गया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न ये कह रहा है कि लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से उपयुक्त में से जो है कौन सा सही नहीं है ये बताना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना जरूरी है कि सही है पूछा गया है या सही नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला कथन ये कह रहा है कि समिति की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत की गई थी। तो ये बात जो है सही है और हमें चूंकि इसमें गलत निकालना है तो सही वाला विकल्प जो है गलत हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ए और सी जो है ऑप्शन गलत हो जाएंगे। लोक लेखा समिति जो है ये सबसे पुरानी संसदीय समिति है और ये जो है 1921 में गठित की गई थी और इसका गठन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था और इसलिए जो है ये सही है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। बिल्कुल गलत बात है। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने सदस्यों में से समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं, इसलिए दूसरा विकल्प जो है गलत है और हमें गलत ही चुनना था तो दूसरा तो यहाँ पर गलत है। अब तीसरे की जांच कर लेते हैं। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो ये बात सही है कि कोई भी मंत्री समिति का सदस्य जो है नहीं हो सकता और इस प्रकार जो है तीसरा विकल्प भी सही है। तो हमें गलत उत्तर चुनने थे तो यहाँ पर बी जो है ऑप्शन गलत हो जाएंगे, डी जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी केवल 2 जो है इसमें गलत है, बाकी जो है दोनों सही है। लोक लेखा समिति जो होते हैं इसके गठन में 15 सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं और वहीं 7 सदस्य जो है राज्यसभा से निर्वाचित किए जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। टोटल जो है इसमें लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कि ये जो कथन है इसमें से कौन सा जो है सही है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि से उत्पन्न किसी भी विवाद पर उच्चतम न्यायालय की सलाह जो होती है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है।
और उसके बाद ये कह रहा है दूसरा कथन कि राष्ट्रपति यदि व्यापक महत्व की विधि या तथ्य से संबंधित प्रश्न न्यायालय को संदर्भित करता है तो न्यायालय को अपनी राय देना जो है अनिवार्य होता है। तो ये बात जो है यहाँ पर गलत है। यदि राष्ट्रपति यदि व्यापक महत्व की विधि या तथ्य से संबंधित प्रश्न न्यायालय को संदर्भित करता है तो न्यायालय को अपना राय देना जो है अनिवार्य नहीं होता है, और दूसरा जो है यहाँ पर गलत है। हालांकि इसमें पहला कथन जो है सही है, और इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है ये तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे और सिर्फ ए जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी केवल एक जो है सही है। अब देखिए कैसे जो है सही है और कैसे ये गलत है। तो किसी भी पूर्व संवैधानिक यानी कि संविधान के प्रारंभ से पहले, पूर्व संवैधानिक का मतलब ये है कि यहाँ पर संविधान के निर्माण से पहले की बात हो रही है। कोई भी संधि हो, करार हो या प्रसंविदा हो या वचनबद्धता हो या सनद हो या इसी तरह के अन्य सामान जो लिखित हो या कोई विवाद हो, तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य होगा। और किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि से उत्पन्न विवादों पर उच्चतम न्यायालय की सलाह जो है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, और यहाँ पर बाध्यकारी नहीं दिया गया, इसलिए जो है पहला विकल्प सही है। बात करें दूसरे विकल्प की, तो दूसरा विकल्प में जो कहा गया है कि संविधान जो है संविधान के 143 में जो है यह प्रावधान किया गया है कि यह जो है राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार देता है। यानी कि राष्ट्रपति जो है 2 श्रेणी में इसमें सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। यदि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया हो या उत्पन्न होने की संभावना हो जो व्यापक महत्व का हो, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है या राय देने से मना कर सकता है। तो ये दोनों स्थिति है, और चूंकि इसमें अनिवार्य दिया गया है इसलिए जो है ये गलत है। अनिवार्य नहीं है, राय दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, और प्रश्न ये कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। कि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य यानी कि एमपी बने बिना मंत्री नहीं बन सकता, जो कि गलत है, और हमें सही उत्तर चुनना है। तो पहला गलत है, तो यहाँ पर ए भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एमपी बने बिना संसद का एमपी बने बिना मंत्री बन सकता है, लेकिन यदि वह मंत्री बन जाता है तो 6 महीने के भीतर जो है उसे संसद का सदस्य बनना होगा, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में। यदि वह 6 महीने में नहीं बन पाता है तो 6 महीने के बाद उसकी जो सदस्यता होगी, उसका जो मंत्री होगा वो मंत्री पद से अपने त्यागपत्र दे देगा। तो इस प्रकार जो है पहला विकल्प गलत है, बन सकता है, 6 महीने तक बन सकता है। दूसरे की बात करें तो दूसरा कथन ये कहा जा रहा है कि संविधान में मंत्रियों के वेतन और भत्ते का जो है उल्लेख किया गया है। तो बिल्कुल नहीं, संविधान में मंत्रियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख नहीं किया गया है। संसद समय समय पर मंत्रियों के वेतन और भत्ते को जो है निर्धारित करती है, और इस प्रकार जो है इसमें दोनों कथन गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, डी जो है इसका सही उत्तर है। न तो इसमें एक सही है और ना 2 सही है। प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, और प्रश्न ये कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति होते हैं, यानी कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, वाइस प्रेसिडेंट की, क्योंकि वही जो है पदेन राज्यसभा के सभापति होते हैं के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। तो पहला कथन यहाँ पर यह दिया गया है कि वह राज्यसभा से संबंधित सभी मामलों के लिए संविधान और प्रक्रिया नियमों के निर्वाचन हेतु अंतिम प्राधिकारी है। तो बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा में अथवा राज्यसभा से संबंधित मामले के संबंध में सभापति के पास संविधान और नियमों के निर्वचन का अधिकार होता है, और ऐसे निर्वचन के संबंध में सभापति के साथ कोई भी तर्क वितर्क या विवाद नहीं कर सकता। इसलिए जो है पहला कथन सही है, और पहला कथन सही है तो इसमें विकल्प बी जो है गलत हो जाएंगे।
दूसरे कथन की बात करें तो उनके विनिर्णय पूर्वोदाहरण बन जाते हैं जो बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। सभापति के विनिर्णय पूर्वोदाहरण बन जाते हैं जो कि बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं, और सभापति के विनिर्णयों पर न तो प्रश्न उठाया जा सकता है, न उनकी आलोचना की जा सकती है, और उनके विनिर्णय का जो है यदि विरोध किया जाए तो यह जो है राज्यसभा और सभापति की अवमानना होगी। सभापति जो है अपने जो निर्णय होते हैं उसका कारण बताने के लिए भी बाध्य नहीं होते, और आमतौर पर जो है ये सभापति द्वारा राज्यसभा में दिए जाते हैं। परंतु कोई अकस्मात स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस स्थिति में उपसभापति द्वारा भी जो है यह विनिर्णय राज्यसभा में पढ़ा जा सकता है। तो इस प्रकार दूसरा कथन भी सही है और दूसरा सही है, तो यहाँ पर विकल्प सी भी गलत हो जाएगा, विकल्प ए भी गलत हो जाएगा, सिर्फ डी जो है इसका सही उत्तर है, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही है। तीसरा कथन ये करा है कि वह दल बदल के आधार पर राज्यसभा के किसी भी सदस्य के बारे में निर्णय करता है कि वह निर्भय है या नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। संविधान के 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है जो है दल बदल के आधार पर राज्यसभा के किसी सदस्य के बारे में यह निर्णय करता है कि वह निर्भय है या नहीं है। वह इस सूची के उपबंधों को प्रभावकारी बनाने के लिए भी नियम बनाता है। संविधान में 10वीं अनुसूची 52 में संविधान संशोधन 1985 द्वारा अंत स्थापित की गई थी। इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, और इस प्रकार तीनों जो है इसमें कथन सही है। इसका उत्तर जो है डी होगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, और प्रश्न ये कर रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के शक्तियों और कर्तव्यों का स्रोत क्या है। और इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है, और बताना यह है कि लोकसभा अध्यक्ष के शक्तियां और कर्तव्य जो है इसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो भारत का संविधान तो बिल्कुल सही बात है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपनी शक्तियों और कर्तव्यों को जो है 3 स्रोतों से प्राप्त करता है। एक भारत के संविधान से, दूसरा लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम से, और वहीं तीसरे की बात करें तो संसदीय परंपराएं दी गई है, इससे भी जो है वो अपने शक्ति और कर्तव्यों को जो है ग्रहण करते हैं। तो इन 3 स्रोतों से जो है अध्यक्ष जो है अपने शक्तियों और कर्तव्यों को ग्रहण करते हैं। अध्यक्ष लोकसभा और उसके प्रतिनिधियों का प्रमुख होता है। वह सदस्यों, सामूहिक रूप से सदन और उसकी समितियों के विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों का संरक्षक होता है। वह सदन का जो है एक प्रमुख प्रवक्ता होता है, और उसी के साथ साथ संसदीय मामलों में जो है उसका निर्णय अंतिम होता है। और इस पद पर जो है अध्यक्ष के पास असीम और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निहित होती हैं, और उसे सदन के भीतर सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा और सर्वोच्च प्राधिकार जो है प्राप्त होता है। और इस प्रकार जो इसका आंसर डी होगा, यानी कि 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, और प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में कीटनाशकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि भारत में कीटनाशकों का विनियमन कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। भारत में कीटनाशकों का जो है विनियमन कीटनाशक अधिनियम जो है 1968 के तहत किया जाता है, और इसी के तहत जो है यह 1971 से जो है क्रियान्वित किया जा रहा है। और इसमें जो है मानवों और पशुओं को जोखिम से बचाने के लिए कीटनाशकों के आयात, विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, वितरण और उपयोग को विनियमित करने के दृष्टिकोण से जो है यह अधिनियम बनाया गया है। पहला जो है इसमें सही है, पहला सही है, तो विकल्प सी जो है इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा कथन ये कर रहा है कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध आरोपित है, बिल्कुल गलत बात है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय समय समय पर कीटनाशकों पर जो है प्रतिबंध आरोपित करते हैं। अभी फिलहाल मई 2020 में जो है 27 कीटनाशकों, खरपतवारनाशियों और कवकनाशियों को जो है जैविक परिसंकटों को जो है यह हानि पहुंचा रहा था, इसलिए जो है इसको प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूसरा कथन जो गलत है, और दूसरा यहाँ पर यदि गलत है, दूसरा गलत है, तो इसमें जो है विकल्प सी भी गलत हो जाएंगे, विकल्प डी भी जो है गलत हो जाएंगे। अब देखना है तीसरा सही है या गलत है। तो भारत में कीटनाशकों का विज्ञापन और प्रचार नहीं किया जाता है, जो कि गलत है। भारत में कीटनाशकों का विज्ञापन और प्रचार किया जाता है, और यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि भारत में कीटनाशकों पर जो है इसका विज्ञापन किया जाता है, इसलिए तीसरा कथन भी गलत है, तीसरा गलत है, तो विकल्प बी भी गलत हो जाएंगे, और ए जो है इसका सही उत्तर होगा। केवल 1 जो है सही है, 2 और 3 जो है गलत है।
अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न ये कर रहा है कि समेकित ऋण शोधन निधि यानी कंसोलिडेटेड सीकिंग फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कि उपयुक्त में से जो है कौन से कथन सही है। ये कह रहा है कि यह आरबीआई के साथ राज्यों द्वारा अपनी देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए एक बफर के रूप में बनाई गई आरक्षित निधि है। तो पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। समेकित ऋण शोधन निधि यानी कि CSF कंसोलिडेटेड सीकिंग फंड, ये इसकी स्थापना जो है 1999 2000 में आरबीआई द्वारा बाजार ऋणों के मोचन के लिए की गई थी। CSF जो है एक आरक्षित निधि है जो राज्यों द्वारा अपने ऋण दायित्वों के परिशोधन के लिए बनाई गई है। राज्य सरकारें रिजर्व बैंक के साथ समेकित ऋण शोधन निधि को अपनी देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए एक बफर के रूप में बनाए रखती है और इस प्रकार जो है पहला कथन इसमें सही है। दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन जो है इसमें यह है कि यह निधि लोक लेखा में अनुरक्षित की जाती है और इसका उपयोग ऋण मोचन के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता। तो बिल्कुल सही बात है। यह निधि राज्यों को संचित निधि के दायरे से बाहर लोक लेखा में अनुरक्षित की जाती है और इसका उपयोग ऋण के मोचन के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता। इससे जो है एक अच्छा राजकोषीय अभिशासन सुनिश्चित होता है, इसलिए दूसरा कथन भी सही है और दूसरा कथन सही है तो विकल्प ए गलत हो जाएंगे। सी जो है इसका सही उत्तर होगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न ये कह रहा है कि प्रत्यानुदान यानी वोट ऑफ क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन जो है सही है। कथन ये कह रहा है कि यह भारत के संसाधनों पर भारित किसी आकस्मिक मांग को पूरा करने के लिए दिया जाता है। तो पहला कथन सही है और पहला सही है तो बी और डी गलत हो जाएंगे। दूसरा कथन ये कह रहा है कि यह एक असाधारण अनुदान है और मांग विवरण साधारणतः बजट में नहीं दिया जाता। तो बिल्कुल सही बात है, इसका जो है विवरण जो है बजट में नहीं दिया जाता है। किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय के सामान्य अनुमानों वाले बजट के अतिरिक्त संसद द्वारा जो है विभिन्न अनुदान असाधारण और विशेष परिस्थितियों में दिए जाते हैं। उनमें जो है एक होता है अनुपूरक अनुदान, उसके बाद अतिरिक्त अनुदान, उसके बाद बात करें तो अधिक अनुदान, उसके बाद एक प्रत्यानुदान जो कि प्रश्न में पूछा गया है, उसके बाद अपवादात्मक अनुदान और एक होता है सांकेतिक अनुदान। तो ये सब जो है असाधारण और विशेष परिस्थिति में संसद द्वारा जो है ये अनुदान दिए जाते हैं। उसमें प्रत्यानुदान की बात करें तो प्रश्न में प्रत्यानुदान की बात की गई है, वोट ऑफ क्रेडिट की बात की गई है। जब किसी सेवा या मद के अनिश्चित चरित्र या आकार के कारण मांग को बजट में दिए गए विवरण के साथ प्रदर्शित नहीं किया जा सकता तो भारत के संसाधनों पर भारित किसी आकस्मिक मांग को पूरा करने के लिए प्रत्यानुदान दिया जाता है और इसलिए यह लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिए गए एक ब्लैंक चेक की तरह जो है यह प्रत्यानुदान होता है। लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को एक ब्लैंक चेक की तरह दिया जाता है और इस प्रकार दोनों कथन सही है, दोनों सही है तो इसका जो विकल्प सी जो है सही उत्तर होगा। 1 और 2 जो है दोनों सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सेवा मतदाता जो कि डाक मतपत्र के माध्यम से या परोक्ष यानी कि प्रॉक्सी मतदान के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए पात्र होते हैं। अनिवासी भारतीय, सशस्त्र बलों के सदस्य और विदेश में नियोजित भारतीय राजनयिक। तो इसमें जो है अनिवासी भारतीय शामिल नहीं होते और अनिवासी भारतीय शामिल नहीं होते तो बी, सी और ए गलत हो जाएगा। इसका आंसर निकल के आ जाएगा कि 2 और 3 सही है, यानी सशस्त्र बलों के सदस्य और विदेश में नियोजित भारतीय राजनयिक ये जो है प्रॉक्सी मतदान के माध्यम से अपना वोट डालने के जो है ये पात्र होते हैं। तो सन 2003 में प्रॉक्सी माध्यम से मतदान का विकल्प चुनने की जो है सुविधा सशस्त्र बलों से संबंधित सेवा मतदाताओं और सेना से संबंधित उन सदस्यों को प्रदान की गई थी जिन पर जो है सेना अधिनियम के जो है प्रावधान लागू होते हैं और ऐसे मतदाता जो प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान का विकल्प चुनते हैं उन्हें एक निर्धारित प्रारूप में प्रॉक्सी को नियुक्त करना होता है और निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी यानी कि RO रिटर्निंग ऑफिसर से जो है सूचित करना होता है और इसमें जो है विकल्प 2, 3 जो है सही है, पहला विकल्प जो है गलत है।